Hello, welcome to the next video on strain gauges. स्ट्रेन गेज पर जो पिछला वीडियो था उसमें हमने कुछ उसका बेसिक प्रिंसिपल और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा एनालिटिकल एनालिसिस करेंगे, कुछ फार्मूले डराइव करेंगे और विस्तार से इसका वर्किंग आपको समझाएंगे। अब देखिए, उस दिन हम बात कर रहे थे, एक स्ट्रेन गेज वायर है, मेटल वायर है जिसका लेंथ L है, डायमीटर D है और दिस वायर इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल मतलब देखिए फोर्स आउटवर्ड्स लग रहा है, मतलब तार को खींचा जा रहा है, टेंशन दिया जा रहा है। अगर ये फोर्स का डायरेक्शन उल्टा होता तो ये कंप्रेशन हो जाता, तो हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस है। अभी यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस है। अब इसमें आगे देखिए कि आप अगर एक छोटा स्ट्रेस स्मॉल एस यहाँ पर कोई अप्लाई किया जाए तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होगा। मान लेते हैं कि डेल्टा L इंक्रीज हो गया तो नई लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L, और डायमीटर ऑफ वायर जो है डिक्रीज होगा। तो मान लेते हैं डेल्टा D से डिक्रीज हो गया तो नया डायमीटर हो गया D माइनस डेल्टा D। तो ये दो प्रकार के इसमें बदलाव आ गए, लंबाई बढ़ गई और डायमीटर कम हो गया। और हम ऐसा मान रहे हैं यहाँ पे कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो यूनिफॉर्म है, मतलब लंबाई में भी यूनिफॉर्म चेंजेस आ रहे हैं और डायमीटर में भी। तो ऐसा नहीं है कहीं से पतला रह गया, कहीं से मोटा हो गया। तो ये परिवर्तन आ गए। अब देखिए, ये इसके बारे में हमने लिखा है, डायमेंशनल चेंजेस जब होंगे किसी भी रेजिस्टेंस वायर में, मतलब लंबाई और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलेगा तो उसके रेजिस्टेंस में भी बदलाव आएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है, जो रिलेशन है वो है R इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, जहाँ पर L लंबाई है तार की और A जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अब चूँकि इस तार को स्ट्रेस किया गया है, टेंसाइल स्ट्रेस किया है, लंबाई उसकी बढ़ गई है तो डायमीटर कम हो गई है तो उसका रेजिस्टेंस भी बदलेगा। तो ये जो R इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए है, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। जब हर चीज़ स्ट्रेस के साथ बदल रही है तो यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। dr ओवर ds जो हो जाएगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन में, जैसे तीन चीज़ें हैं रो एल और ए, तो दो चीज़ों को एक बार में कांस्टेंट मानते हुए और तीसरी चीज़ को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड टाइम दूसरी दो चीज़ों को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करेंगे एंड सो ऑन। तो तीन बार करना पड़ेगा। तो देखिए dr ओवर ds क्या हो गया, रो और ए को कांस्टेंट मान लिया और एल को डिफरेंशिएट कर दिया, तो रो ओवर ए डेल एल ओवर डेल एस। इसी तरह अब सेकेंड वाले टर्म में ए को वेरिएबल माना है और रो और एल को कांस्टेंट माना है, तो रो एल अब 1/a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। तो ये टर्म आ गया रो एल, ये तो पहले से ही है, 1/a स्क्वायर इंटू डेल ए ओवर डेल एस। और तीसरा टर्म एल और ए को कांस्टेंट मानते हुए L/a और डेल रो ओवर डेल एस। तो ये एक इक्वेशन आपको ये बता रहा है कि स्ट्रेस के साथ रेजिस्टेंस में बदलाव किस तरीके से आता है। अब देखिए, ये जो आपका 2 नंबर इक्वेशन है, इसको 1 नंबर इक्वेशन जो था आपका उससे डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, तो आपको ये मिल जाएगा। dr/ds को r से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/r dr ओवर ds, और इसी तरीके से डेल एल ओवर डेल एस 1/l रह जाएगा, रो ओवर ए कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड टर्म माइनस 1/a डेल ए ओवर डेल एस, और तीसरा टर्म 1/रो डेल रो ओवर डेल एस। इसको आप स्वयं निकाल सकते हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। चलिए, अब नेक्स्ट आप आ जाएँ इक्वेशन 3 को थोड़ी देर के लिए रोकिए, और अब आप देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो क्या होता है, π/4 d स्क्वायर। तो इसको भी आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए एस के रेस्पेक्ट में, तो डेल ए ओवर डेल एस क्या आएगा, π/4 d स्क्वायर का हो जाएगा 2d डेल डी ओवर डेल एस। अगेन इक्वेशन 4 और 5 का डिवीज़न कर दें। इक्वेशन 5 को दोनों साइड इक्वेशन 4 से डिवाइड करिए, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा 1/a डेल ए ओवर डेल एस, और राइट हैंड साइड में π/4 कैंसिल हो जाएगा, 2d/d स्क्वायर होगा तो वो 2/d रह जाएगा,
ये आ गया देखिए, 1/a डेल अपॉन डेल एस इज इक्वल टू 2d डेल डी ओवर डेल एस। ये एक डेरिवेशन है, देखिए आप इस वीडियो को रोक रोक करके और पेपर पर लिखिएगा और धीरे धीरे समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन वीडियो के थ्रू टीचिंग में और क्लासरूम टीचिंग में यही फ़र्क है। वहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न है तो हम हाथ के हाथ दूर कर देते हैं, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके फिर समझ सकते हैं। बाकी इसको धीरे धीरे पढ़िएगा, सब बहुत इजीली एक्सप्लेनेबल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो इक्वेशन 6 आ गया, इसकी मदद से आप इक्वेशन 3 में रिप्लेसमेंट करिए। जो बीच वाला टर्म है -1/a डेल ए ओवर डेल एस, जो तीसरे इक्वेशन में है, उसकी जगह आप 2/d डेल डी ओवर डेल एस लिख दीजिए। छठे इक्वेशन से ये रिप्लेसमेंट हो गया। अब देखिए, अगर छोटे वेरिएशंस हैं, मतलब जो क्वांटिटीज़ कंसीडर हो रही हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमीटर, अप्लाइड स्ट्रेस, अगर इनकी छोटी वेरिएशंस हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, dr/ds को लिख सकते हैं अपन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस। ऐसे ही डेल एल अपॉन डेल एस को लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एस एंड सो ऑन। तो ये इक्वेशन आपकी देखिए पेंसिल में लिखा हुआ है, इसको हम देखिए कि फॉर स्मॉल वेरिएशंस, ये जो इक्वेशन 7 है ये कन्वर्ट हो गई 1/r डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू 1/l डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एस माइनस 2/d डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एस प्लस 1/ρ डेल्टा रो अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एस को पूरे इक्वेशन में से रिमूव कर दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, डेल आर ओवर आर इज इक्वल टू डेल एल ओवर एल माइनस 2 डेल डी ओवर डी प्लस डेल रो ओवर रो। ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। इस 8 नंबर इक्वेशन को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी से आगे का और जो थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट बचा है उसको हम अभी करेंगे। अब इस इक्वेशन को थोड़ा विराम दीजिए, पहले समझ लीजिए पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, जिन लोगों ने 12th किया है उन्होंने 12th में पढ़ा होगा, और जो लोग 10th के थ्रू आए हैं फर्स्ट ईयर करके तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में पढ़ा होगा इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। पॉइजन्स रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का अनुपात। लेटरल क्या है, लंबाई के परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडिनल है लंबाई के अलोंग, लंबाई की दिशा में। तो स्ट्रेन आपको पहले बताया था, पर यूनिट डायमेंशनल चेंज है। अगर डायमीटर में चेंज डेल्टा डी है तो डायमीटर में इकाई चेंज क्या हो गया, डेल्टा डी अपॉन डी हो गया, क्योंकि डी टोटल डायमीटर है। ऐसे ही अगर लंबाई में जो परिवर्तन है तार के वो डेल्टा एल है तो पर यूनिट चेंज क्या हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल हो गया। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया। तो पॉइजन्स रेशियो इन दोनों का अनुपात है, इसको हम बोलते हैं न्यू। न्यू इज इक्वल टू माइनस डेल डी ओवर डी अपॉन डेल एल ओवर एल। अब आपको कहे माइनस का साइन कहाँ से आ गया, तो देखिए ये दोनों तरह के जो स्ट्रेन्स हैं, लेटरल और लॉन्गिट्यूडिनल, इन दोनों में क्या है, इनका टाइप अलग अलग है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो डायमीटर कम होगा, या डायमीटर बढ़ेगी तो लंबाई कम होगी, मतलब अपोजिट नेचर के हैं। इसलिए हमने उस नेचर को शो करने के लिए नेगेटिव साइन डाल दिया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, डेल डी ओवर डी हो गया आपका माइनस न्यू डेल एल ओवर एल। ये 9 नंबर इक्वेशन है। इस 9 नंबर इक्वेशन से डेल डी ओवर डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 में आप लिख दीजिए। तो 2 बार नेगेटिव साइन होकर प्लस हो गया, और ये इक्वेशन बन गई डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल प्लस 2 न्यू डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा रो ओवर रो। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, डेल्टा आर ओवर आर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 न्यू डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा रो ओवर अपॉन रो। ये 10 नंबर इक्वेशन जो है ये स्ट्रेन गेज के लिए इनपुट आउटपुट को शो करता हुआ फाइनल इक्वेशन है एक तरीके से। इसमें देखिए, अब हमने जो स्ट्रेन गेज का, आप उसको गेन कह सकते हैं, सेंसिटिविटी कह सकते हैं, जो गेज फैक्टर है वो है उसका आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है भाई, पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब डेल्टा आर अपॉन आर, और इनपुट क्या है, स्ट्रेन पर यूनिट चेंज इन लेंथ। तो उस वायर के लिए ये सेंसिटिविटी, गेज फैक्टर, इसको आप सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं, गेन भी कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन हो गया गेज फैक्टर का डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। तो इस 10 नंबर इक्वेशन से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। पूरे इक्वेशन को डेल्टा एल अपॉन एल मतलब स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से डिवाइड कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 न्यू प्लस
डेल्टा रो अपॉन रो डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। इसी चीज़ को डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल को हम गेज फैक्टर बोलते हैं। अब इसके 3 हिस्से हैं, 1 + 2 न्यू प्लस डेल्टा रो अपॉन रो डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। पहला जो पार्ट है वो है लंबाई में परिवर्तन की वजह से, ड्यू टू चेंज इन लेंथ। दूसरा पार्ट है क्रॉस सेक्शनल एरिया में परिवर्तन की वजह से, वो हो गया 2 न्यू। और तीसरा जो पार्ट है वो है ड्यू टू पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, मतलब स्ट्रेस के एप्लीकेशन से अगर रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव आ रहा है उसकी वजह से। तो ये जो एक रिलेशन आया है आपका, ये गेज फैक्टर का रिलेशन कहलाता है। इसको हम बोलते हैं गेज फैक्टर, और ये पॉइजन्स रेशियो पर डिपेंड करता है। अब तीसरे टर्म के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट क्या है। पीजो शब्द जहाँ भी आ गया उसका आप ये मतलब निकाल लें कि कोई फोर्स या प्रेशर अप्लाई किया गया है। तो हमारे केस में आप देख रहे हैं एस स्ट्रेस जो है लगाया गया है, और जैसा कल भी आपको बताया था स्ट्रेस की जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं, प्रेशर वाली डायमेंशंस हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसलिए ये पीजो शब्द यूज हुआ। पीजो जहाँ भी दिखे आपको समझ जाए कुछ फोर्स या प्रेशर का मामला है। अब फोर्स या प्रेशर की वजह से अगर रजिस्टिविटी में बदलाव आ गया, प्रतिरोधकता में बदलाव आ गया, तो वो कहलाएगा पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। अब मेटल्स जो होते हैं उनमें जो है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। आप उसको खींचतान कर लें तार की, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी में बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ सेमीकंडक्टर टाइप चीज़ें हैं जिनमें डायमेंशनल चेंज आने से पहले या सिग्निफिकेंट डायमेंशनल चेंज आने से पहले रेजिस्टिविटी में काफ़ी बदलाव आ जाता है। क्यों होता है कि फोर्स या प्रेशर लगाने से उनके जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, देखिए आप समझते हैं मेटल्स में होते हैं आयनिक बॉन्ड्स और सेमीकंडक्टर्स में होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। ऊर्जा कोवलेंट बॉन्ड की कम है, तो स्ट्रेस के एप्लीकेशन से कोवलेंट बॉन्ड टूट सकते हैं, और उससे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मिल सकते हैं आपको एडिशनल जो थे पहले से, तो उसकी रेजिस्टिविटी एकदम कम आ जाएगी। तो उसके रेजिस्टिविटी कम आने से प्रतिरोध में भी बदलाव आ जाएगा, जबकि मेटल्स में तो रेजिस्टिविटी बदलती नहीं है। तो मेटल्स के रेजिस्टेंस में अगर स्ट्रेन का एप्लीकेशन किया गया है, तो अगर बदलाव आया मेटल्स के रेजिस्टेंस में, तो वो आएगा लंबाई में चेंज की वजह से, चौड़ाई में चेंज की वजह से, मतलब डायमेंशनल चेंज की वजह से। लेकिन अगर नॉन मेटल है या सेमीकंडक्टर है मतलब ख़ास तौर से, तो उसमें जो बदलाव आ सकता है वो बदलाव जो है रेजिस्टिविटी में चेंज की वजह से भी आ सकता है। और जब किसी एलिमेंट के रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी में चेंज की वजह से बदलाव आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। तो ये इफेक्ट मेटल्स में नहीं होता है, ये सिर्फ होगा सेमीकंडक्टर्स में। इसके बारे में अगले वीडियो में ज़्यादा बात करेंगे। तो अब आप इतना जान लें कि अगर मेटल वायर से गेज बना हुआ है, स्ट्रेन गेज, तो जो उसका गेज फैक्टर होगा वो पहले 2 ही टर्म से कॉन्स्टिट्यूट होगा। गेज फैक्टर इज इक्वल टू 1 + 2 न्यू ही लेंगे, तीसरे टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है वो 0 होगा, ठीक है ना। क्योंकि मेटल्स में पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट होता ही नहीं है। तो मेटल्स के लिए जो फार्मूला लिखेंगे, गेज फैक्टर इज इक्वल टू 1 + 2 न्यू। तो अब एक और छोटी सी बात आपको बता दें, मेटल्स का गेज फैक्टर रिलेटिवली सेमीकंडक्टर्स के गेज फैक्टर से थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स में जो भी परिवर्तन आएगा वो डायमेंशनल चेंज की वजह से आएगा, जबकि सेमीकंडक्टर्स में जो बदलाव आ रहा है वो रेजिस्टिविटी की वजह से मेजर बदलाव आ रहा है। वहाँ डायमेंशनल चेंज की वजह से जो प्रतिरोध में बदलाव आ रहा है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि रेजिस्टिविटी में परिवर्तन की वजह से बड़ा बदलाव आ रहा है। तो इसलिए उनका गेज फैक्टर भी रिलेटिवली ज़्यादा होता है। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर टाइप की जो स्ट्रेन गेजेस हैं, जिनको आप पीजो रेजिस्टिव गेजेस भी कहते हैं, उनका गेज फैक्टर मेटेलिक गेजेस की तुलना में, मेटल वायर की जो स्ट्रेन गेजेस हैं उनकी तुलना में ज़्यादा होता है। ये एक दोनों में फ़र्क है। बाकी ये रिलेशन दोनों के लिए वैलिड है। पहली 2 टर्म्स मेटल वायर की जो स्ट्रेन गेजेस हैं उनके लिए सिग्निफिकेंट है, वहाँ हम लेंगे GF इज इक्वल टू 1 + 2 न्यू। और अगर सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज है तो उसमें तीसरा टर्म जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो ये हमारा
अभी आज का एनालिसिस हो गया। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा स्ट्रेन गेज मेज़रमेंट्स कि किस तरीके से स्ट्रेन गेज के मेज़रमेंट्स किए जाते हैं, उस चेंज इन रेजिस्टेंस को पढ़ा जाता है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप रोक रोक के देखिए वीडियो को, इसके नोट्स बनाइए, और फिर जब हम ई क्लासेस लेते हैं उस समय आप इसको पढ़ के आएंगे तो डिस्कशन में आपको समझ में आएगा और आप पूछ भी सकेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।